गीतों भरी कहानी। आज आपको सुनवा रहे हैं वीरेंद्र कश्यप की लिखी कहानी घाटियों के स्वर। श्रीपुर गांव के मालगुजार ठाकुर रतन सिंह को आज पहली बार लगा कि वे दुनिया के सबसे मालदार इंसान सचमुच आज बने हैं। ठाकुर रतन सिंह को वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं जिनकी अभिलाषा मनुष्य के हृदय में प्रायः बनी रहती है। ऊंची हवेली, नौकर चाकर, खेती पशु, कुशल गृहिणी और 2 पुत्र। परंतु ठाकुर साहब अक्सर कुछ अनमने से, कुछ बुझे बुझे से ही रहते। नैराश्य का स्वभाव सदैव उनके चेहरे पर बना रहता। आज बैसाखी का पर्व था, नई उमंग, नई तरंग का दिन। बच्चे से लेकर बूढ़े तक साल भर से इस अवसर की बाट जोह रहे थे। माघ पूस की सर्दी झेलकर किसान रवि की उपज से धरती और प्रकृति का पूजन करने को आतुर था। श्रीपुर में आज ये उत्सव नगर उत्सव बन गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर रतन सिंह को इस दिन कन्या रत्न धन प्राप्त हुआ। वो एक पुत्री के पिता बने। उन्हें आज कुछ हासिल हो गया था। हर बैसाखी को श्रीपुर में 2 उत्सव एक साथ मनाए जाते, बैसाखी उत्सव और वीरा का जन्मदिन। वीरा नाम था ठाकुर की इस लाडली का। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। समय के झूले ने वीरा को अपनी गोद में लेकर वहां पहुंचा दिया जहां आज उसे चांद, सूरज, तारे, पहाड़, नदी, झरने सबके सब बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखने लगे थे। वीरा का संसार अब अपने पिता की हवेली तक न रहकर अधिक व्यापक हो चला था। वीरा अब गांव के हर घर की लाडली थी। हर पगडंडी पौधा वीरा का सानिध्य पा अपने को धन्य समझता था। श्रीपुर से लगभग 1 मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर था जहां माघ पूर्णिमा पर हर साल मेला लगता था। डोरू थाली नृत्य इस मेले का विशेष आकर्षण होता। वीरा अपने हमजोलियों के साथ इस साल भी मेले में शामिल हुई। दिन भर लड़कियों का ये दल खेल तमाशे देखने में व्यस्त रहा। अंत में
दोनों थाली नृत्य देखा गया और नाच खत्म होने पर वीरा ने देखा कि उसकी सहेलियों में से एक भी वहां न थी। शायद वीरा के साथ परिहास किया गया था। अपने को अकेला पा पहले तो वीरा कुछ घबरा गई, परंतु शीघ्र ही संयत हो उसने सोचा, क्या हुआ जो साथी ने उसे छोड़ गई। कुल 1 मील दूर उसका गांव है, दिन छिपने में भी समय है, 2 चौकड़ी भरी नहीं कि ये पहुंचे अपने गांव, तब एक एक की खबर लूंगी। और वीरा ने मेला छोड़ श्रीपुर को जाने वाली पगडंडी पकड़ ली। ये पगडंडी पहले एक छोटी नदी की ओर जाती थी और नदी पार से पगडंडी दोबारा शुरू हो जाती थी। वीरा बात की बात में नदी तक पहुंच गई। नदी में पानी लगभग घुटने घुटने था। दूसरे पार जाने के लिए नदी के बीचों बीच बड़े बड़े पत्थर स्थित थे ताकि सावधानी पूर्वक उन पर पांव रखकर दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। वीरा नदी का मार्ग लगभग आधा ही तय कर पाई होगी कि एक बड़े से पत्थर पर पांव पड़ते ही पत्थर एक और झुक गया और वीरा फिसलकर बीच पानी में गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, कोई है, मुझे बचाओ। छप छपाक एक शब्द और वीरा को लगा कि उसे 2 बलिष्ठ हाथों ने पकड़ लिया है। क्षण भर बाद वीरा ने अपने को एक आकर्षक नौजवान के सम्मुख शिला पर बैठा पाया। धीरे धीरे वीरा ने आंखें खोली। वो उठ बैठी। बड़ी डरपोक हो तुम, इतने से पानी में गिरकर इतना ज्यादा डरती हो। तुम कौन हो जी? मैं माधो, मिट्टी का नहीं, हाड़ मांस का। अगर मिट्टी का होता तो तुम्हें पानी से निकालते वक्त मैं गल गया होता। धीरे धीरे बह गया होता। क्यों? तुम कौन गांव के हो जी? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मेरी जान बचाई। मैंने तो पहले ही कहा ना, तुम बहुत डरपोक हो। जितने पानी में तुम जाने की बात कहती हो ना, उतने पानी में जो डूब कर दिखा दे, उसे माधो की तरफ से बैलों की 1 जोड़ी इनाम, अभी इसी वक्त। बोलो, तुम्हें चाहिए बैलों की जोड़ी? जी मैं क्या करूंगी बैलों का? अरे हाँ, मैं भी कैसा हूँ, ये भी नहीं जानता कि ये सुंदर कोमल हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए बनी हैं, हल बैलों के लिए नहीं। क्यों जी, तुम्हारा ब्याह हो गया है? इसमें शर्माने की क्या बात है? हो गया है तो हाँ कह दो, नहीं हुआ तो ना कह दो। सिर हिलाकर भी काम चल सकता है। तुम कौन हो जी? कौन गांव है तुम्हारा? मैं अपना नाम पहले ही बता चुका हूँ, अब नंबर तुम्हारा है। अपना नाम बताओ और मेरे गांव का नाम जानो। मैं वीरा हूँ, श्रीपुर के। बस माधो जान गया, तुम श्रीपुर के मालदार रतन सिंह की बेटी वीरा हो। तुम्हारे कारण ही लोग श्रीपुर को जानते हैं। और तुम्हारे कारण? मेरे कारण लोग मेरे गांव मासों को नहीं, सिर्फ मुझे जानते हैं, माधो को। मैं ठाकुर भीम सिंह का बेटा हूँ और फौजी आदमी हूँ। आजकल छुट्टियों पर आए हो? ये तुम्हें कैसे पता? सारी बातें एक साथ नहीं बताई जाती। अरे बहुत देर हो गई, गीले कपड़े चुभ रहे हैं। मुझे मेरे गांव तक छोड़ाओगे क्या? चलो, आज की छुट्टी में यही सेवा सही। चलो, लेकिन तुम्हारे गांव तक नहीं जाऊंगा वीरा। क्यों? गांव के मालदार की बेटी को छोड़ने उसके गांव जाना पहली बार। तुम्हारे गांव वाले मेरा भारी आदर सत्कार करेंगे और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। माधो वीरा को श्रीपुर की सरहद तक पहुंचा गया। घाटियों की साक्षी में दोनों ने बातों ही बातों में यह जान लिया कि दोनों अविवाहित हैं। दोनों के पिता एक दूसरे से सुपरिचित थे। दोनों को एक दूसरे का साथ भला, मोहक और सुखद लगा। और बिछुड़ते समय माधो वीरा के बीच एक समझौता हो गया, जिसकी पहली शर्त थी कि दोनों को हर एक दिन चौबटिया खाल के टिब्बे पर मिलना है। वीरा और माधो का मिलन एक नियम बन गया। वीरा माधो को बताती कि उसकी दुनिया में माधो ही माधो है, और माधो वीरा के कान में कहता, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा।
नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले। हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले। कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा। बन गया चाँद होके तेरा। जब बादल गरजते हैं तो आवाज सबको सुनाई देती है। बसंत के आगमन को कोई छिपा नहीं सकता। वीरा और माधो का प्यार भी कुछ इसी तरह का था। श्रीपुर से लेकर मासों तक यह मालूम हो गया कि वीरा और माधो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और वो शुभ दिन भी आ गया जब मालदार रतन सिंह की पुत्री की मंगनी मासों के माधो से तय हो गई। मासों से श्रीपुर तक संध्या होते ही रोज ढोलक की थाप के साथ मंगल गीत गाए जाने लगे। माधो की छुट्टियां खत्म होने को आईं। यह तय पाया गया कि विवाह कुछ दिनों बाद संपन्न होगा। माधो छुट्टी लेकर आएगा और धूमधाम से शादी होगी। मंगनी हो जाने पर वीरा माधो के सामने जाती लजाती थी। माधो उससे मिलने को बेकरार रहता था, परंतु वीरा की सकुचाहट के आगे विवश था। ड्यूटी पर जाने से एक दिन पहले माधो ने वीरा से भेंट की। वीरा, मैं कल पहले गेट से कोटद्वार चला जाऊंगा। छुट्टी बढ़वा लो माधो। नहीं वीरा, 2 महीने हो चुके हैं, अब जाना ही चाहिए। कब आओगे माधो? अरे ये क्या, तुम्हारी आंख में आंसू? छी, बुरी बात है। देखो वीरा, रो नहीं, मुझे बुरा लगता है। लो माधो, देखो अब तो नहीं रो रही हूं ना। वीरा, अच्छा कोई और बात करो। ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है? अच्छा, अब बोलोगे भी नहीं? गुस्सा हो क्या? ऐसा न कहो माधो, तुम जल्दी जल्दी लौट आना, मुझे सब मिल जाएगा। कब आओगे? तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले। तुम्हारे लिए एक अदद दूल्हे का इंतजाम जो करना है। कोई गुण ही ना मिला तो फिर इस माधो को ही पकड़ना होगा। अब तो हंस जाओ। हाँ, इस तरह। माधो, मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी। ये हुई ना बात। ये लो पता। अगर मेरा पत्र तुम्हें देर से मिले ना तो लापरवाही मत समझना। फौजियों का कुछ भरोसा नहीं होता, किस समय कहां रहते हैं। अच्छा वीरा। माधो, शुभकामनाएं। माधो चला गया। वीरा को लगा कि माधो के बिना उसका जीवन नीरस है, सुनसान, खोया खोया। वो जानती थी कि माधो ने इतनी जल्दी नहीं लौटना है, फिर भी उसे हमेशा माधो का इंतजार रहता। वो इठलाती नदियों से पूछती, मस्त बहारों से कहती,
प्रकृति का चक्र विधान विचित्र है। जिन वृक्षों की टहनियां कभी फूलों के भार से झुकी होती हैं, ऐसा भी समय आता है जब शाखें धरती पर पड़े अपने सूखे पत्तों को सड़ते देख सिसकियां भरती है। सावन की ऋतु में जो पहाड़ी नाले प्रकृति को मुस्कुराने की प्रेरणा देते हैं, ग्रीष्म में अपनी चट्टानों की गर्मी से खुद ब खुद झुलसते हैं और कराहते हैं। कुछ ऐसा ही न्याय वीरा के साथ भी हुआ। भादों का महीना, पिछले 5 दिन से पहाड़ों पर रात दिन मूसलाधार वर्षा, इंद्र देवता से दया की अविरल आरती। रात के 11 बजे ठाकुर रतन सिंह की हवेली से लगी पहाड़ी में भूस्खलन हुआ। एक तूफानी नाला पैदा होकर हवेली पर टक्कर पाने लगा और इससे पहले कि ठाकुर परिवार अपना बचाव करता, हवेली के निचले भाग से धरती सरकी और ठाकुर परिवार के सदस्यों की चीख पुकार को हवेली की बड़ी बड़ी शहतीर और पत्थरों ने अपने शोर से दबा दिया। श्रीपुर के लोगों ने इकट्ठा होने पर देखा कि ठाकुर की हवेली के साथ 2 अन्य मकान भी खंडहर हो चुके थे। ठाकुर रतन सिंह तथा पुत्रों के शव मलबे से निकाले गए। ठाकुराइन का शव पहाड़ी नाले में बह गया। एक शरीर जिसमें प्राण शेष थे वीरा का था, जो टीन के ऊपर शहतीर न पड़ने के कारण कुचली नहीं गई, परंतु चोटें बहुत आ गई थीं। वीरा को 4 मील दूर सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वीरा की देखभाल के लिए अस्पताल के कर्मचारियों के अतिरिक्त गांव के सभी लोग थे। वीरा पट्टियों में लिपटी थी। माधो को भी तार देकर बुलवा दिया गया। माधो आया। वीरा के जख्म भर गए, परंतु वीरा के स्वस्थ होने पर जो घाव माधो को लगा वो बहुत गहरा था। वीरा अपनी याददाश्त खो बैठी थी। माधो उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता और वीरा रुक रुक कर माधो से यही पूछती कि वो कौन है। माधो को लगा कि वीरा है और वीरा नहीं है। वो अपने लिए भी यही महसूस करता। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। न जाने प्यार में कब मैं जुबां से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं। तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। लब पे नई एक आह तकता हूँ, मैं रोज एक नए गम की राह
भटकता हूँ, किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गरीब कैसे मोहब्बत करें अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से। किसी को अपने मुकद्दर पे इख्तियार नहीं। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। वीरा अस्पताल से घर आ गई थी। पिछली याद खो बैठने के कारण उसे अपने सभी संबंधी, नातेदार, परिचित अपरिचित लगते। सब उसे उसका अतीत याद दिलाते। वो कुछ याद करने की कोशिश में दिमाग पर जोर डालती और जोर जोर से चिल्ला उठती, नहीं नहीं, पहले ये बताओ तुम कौन हो, मैं कौन हूं। समय बीतता गया। वीरा के रोग का कोई निदान न पाकर वीरा के साथ गांव के सभी लोगों का व्यवहार एक समझौता बन गया। और कोई चारा भी तो न था। किंतु माधो परेशान था, बहुत परेशान। माधो के पिता से श्रीपुर निवासियों ने विनती की कि वे जल्दी से जल्दी वीरा को पुत्र वधू बना ले। वीरा को एक स्थायी आश्रय मिलेगा। मुसीबत के तूफान ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया है, शायद कभी सामान्य हो सके। ठाकुर भीम सिंह वीरा को प्यार करते थे और अपनी जिम्मेदारी भी जानते थे। उन्होंने हां कर दी। लेकिन माधो के मन में एक कुंठा बनी थी। वो नहीं चाहता था कि वो उस वीरा को अपनी जीवन संगिनी बना ले जो अपने माधो को भूल चुकी थी। वो सोचता, अगर वीरा मुझे सारा जीवन अजनबी जानकर मन ही मन दुखी रही तो वीरा के साथ ये कहां का न्याय होगा? ये कैसा प्यार है? लेकिन माधो सोचता ही रहा, कुढ़ता ही रहा। पिता तथा गांव वालों के सामने उसकी कुछ न चली। वीरा दुल्हन बनी, लेकिन माधो वेदी की परिक्रमा करते समय भी अपने को दूल्हा नहीं मान सका। उसे लगता रहा यह वीरा के साथ एक ज्यादती है, वीरा के विरुद्ध एक षड्यंत्र है जिसमें वो स्वयं शामिल है। वीरा की डोली विदा हुई। श्रीपुर निवासी अपनी लाडली से बिछुड़ रहे थे, उस लाडली से जिसका सब कुछ होते हुए भी कुछ न था, जिसने दिया ही दिया, देखा लिया कुछ नहीं। बारात बधू डोली सहित घाटी में उतर रही थी। श्रीपुर अब काफी पीछे छूट चुका था। पहाड़ी नाला पार कर बारात घाटी की चढ़ाई चढ़ने लगी। इस 1 मील के चढ़ाई चढ़ने तक प्रकृति ने अपना पूरा रूप बदल दिया। दक्षिण दिशा में दिखने वाली बादल की लकीर सारे आसमान में फैल गई, सफेदी कालेपन में बदल गई। हवा आंधी बन गई और देखते ही देखते ओला बरसने लगा। तूफान बढ़ गया। घाटी का मामला था, दुल्हन की डोली थी। तय हुआ कि बारात किसी पेड़ के नीचे रुके। पेड़ के नीचे सब लोगों पर पत्तों से रिसती बूंदें टप टप पड़ रही थीं। सब एक दूसरे से लगे सिमटे खड़े थे। बिजली की कड़क और चमक बढ़ती जा रही थी। तूफान ने रफ्तार पकड़ ली। कड़ 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 वृक्ष की कोई शाख कराह रही थी। बचो, शाख टूट रही है, किसी ने कहा। सब इधर उधर भागे। जमीन पर रखी डोली से वीरा को बाहर निकालने के लिए माधो आगे बढ़ा ही था कि तब तक शाख टूटकर डोली पर गिर गई। बचाओ, बचाओ! बाराती डोली तक पहुंचे। वीरा को बाहर निकाला। वीरा खून से लथपथ थी, सिर पर गहरी चोट आई थी।
आज अस्पताल में वीरा के सिर की पट्टी खुलने का दिन था। पट्टी खुली। वीरा ने देखा सामने उसका माधो है। वीरा के सामने माधो और माधो की आंखों में वीरा। माधो, तुम कब आए? वीरा, वीरा, तुम माधो को पहचान रही हो? मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या माधो? पहले ये बताओ, तुमने अपने आने की खबर मुझे पहले क्यों न दी? वीरा, मैंने तुम्हें सब कुछ लिखा था। लगता है तुम कहीं और थी, इसलिए तुम मुझे लेने आए हो माधो? हाँ वीरा, हाँ। आओ। हम अपने कदमों के ऐसे निशान बनाते चलें जिसकी गवाही सिर्फ आसमां दे। नीला आसमां। माधो। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र कश्यप की लिखी गीतों भरी कहानी घाटियों के स्वर। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे उमेश अग्निहोत्री, दिनेश ठाकुर और मंजू मैनी। प्रस्तुति थी गौरी शंकर की। अब आगे की कहानी आइए सुनते हैं रमेश उपाध्याय की लिखी कहानी कांच का रिश्ता। मसले गाले धूम मचाले दुनिया पानी है, पहले दिल की बात सजन से रात सुहानी है। कैसी जागी अगन लगी है दिल में लगन, सीने में तूफान है जलने का अरमां है। कैसी जागी अगन
कौन? दरवाजा खोलिए। 1 मिनट। कहिए। सुधीर बाबू, मैं मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, राजेश। ओह, मैं अपने पड़ोसियों तक को नहीं पहचानता। दरअसल मेरी फैक्ट्री। मैं जानता हूँ, आप फैक्ट्री काम में इतने डूबे रहते हैं कि किसी से मिलते जुलते भी नहीं। खैर, बैठिए। बैठूंगा नहीं सुधीर बाबू। तो क्या बात है? आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं और इतने घबराए हुए हैं कि बात क्या है? बात यह है कि 1 मिनट, मैं जरा रेडियो बंद कर दूं। हाँ, अब कहिए। सुधीर बाबू, मेरी बहन सख्त बीमार है। ओहो। हम लोग उसका इलाज ठीक से नहीं करा पाए। आप लोग यानी मैं और मेरी माँ बूढ़ी है और मैंने इसी साल एमए किया है और अभी तक नौकरी नहीं मिली। मेरी बहन ने हाई स्कूल पास करके ही नौकरी कर ली और फिर मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब वो बीमार हो गई हैं और उनकी नौकरी छूट गई है या छूटने वाली है। क्यों? नौकरी की चिंता नहीं सुधीर बाबू, अब मैं सुधा को नौकरी नहीं करने दूंगा, लेकिन अभी तो उसकी जान बचाने की बात है। कोई सीरियस बीमारी है? क्या मालूम, रात को अचानक उसका दिल डूबने लगा। सुबह तक हालत और खराब हो गई। ओहो। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने ये इंजेक्शन लिख कर दे दिए। देखिए, मैं सुबह से इधर उधर दौड़ रहा हूँ सुधीर बाबू, कोई एक पैसा तक उधार देने को तैयार नहीं है। घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं है खाने पीने के बर्तनों के सिवा जिसे बेचकर। नहीं, आप मुझे बताइए क्या मेरे साथ चलिए, अभी इंजेक्शन खरीद लेते हैं। आइए। सुधीर बाबू, आपका ये एहसान की इसमें कोई बात नहीं। मुसीबत हर इंसान पर आती है और दूसरों की मदद भी आदमी लेता है, लेकिन अपने आप को नीचे गिराकर मदद लेना इंसानियत का अपमान करना है। हमारा परिचय पहली बार हुआ तो क्या, एक दोस्त की तरह मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, इसमें एहसान की क्या बात है? बोलो। सुधीर बाबू। सुधीर और राजेश घर से निकल सड़क पर आए ही थे कि पड़ोस में किसी ने रेडियो का स्वर ऊंचा कर दिया। दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। खुशी और को देके तू ले गम, तेरी हार भी जीत से कुछ न कम। खुशी और को देके तू ले गम, तेरी हार भी जीत से कुछ न कम, जीत से कुछ न कम। जो किसी के काम आया, जिसने रोतों को हंसाया, उसकी कश्ती भी किनारे लग ही जाएगी। ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। अपनी खातिर तो वो क्या जिया, किया खुद को खुशहाल तो क्या किया। जिया अपनी खातिर तो वो क्या जिया, किया खुद को खुशहाल तो क्या किया, तो क्या किया। तू बहार बन जा सारी दुनिया पे छा, मुरझाई कली भी खिल ही जाएगी। ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। अपना निशा छोड़ जा, रहे याद वो
दास्तां छोड़ जा। तू दुनिया में अपना निशान छोड़ जा, रहे याद वो दास्तां छोड़ जा, दास्तां छोड़ जा। जो हो जिंदगी से हारा बन जा उसका सहारा, तेरी मंजिल भी तुझे मिल ही जाएगी। ले ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। और फिर 3 दिन बाद। नमस्ते, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? आप सुधा, ये मेरे दोस्त हैं सुधीर, पड़ोस में ही रहते हैं, एमएम फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप राजेश के दोस्त हैं? हाँ जी। पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी हाँ। फिर भी आपको कभी देखा नहीं। देखेंगी कैसे, जिस वक्त मैं सोकर उठता हूँ उस वक्त आपके दफ्तर में लंच का टाइम होता है, जिस वक्त आप घर आती हैं मैं फैक्ट्री में होता हूँ, और जिस वक्त लौटता हूँ उस वक्त आधी रात बीत चुकी होती है। बातें तो अच्छी कर लेते हैं आप। हेलो माँ आ गई। नमस्ते माँ जी। अरे क्या पूछती है बेटा, 3 दिन तक तू बेहोश पड़ी रही है। मेरे तो हाथ पैर जवाब दे रहे थे, सुधीर ही संभाले रहा। चिंता फिकर तो इसके मन में है ही नहीं। तू उधर बेहोश पड़ी थी और ये हम लोगों को हंसा रहा था। यानी आपको मेरी चिंता नहीं थी? मुझे विश्वास था कि आप अच्छी हो जाएंगी। और देखिए सुधा जी, हम तो इस उसूल को मानते हैं कि चिंताओं को मन में रखो और विश्वास को प्रकट करो। इससे चिंताएं कम होती हैं और विश्वास बढ़ता है। कहीं ये गलत कहता हूँ क्या? मैं क्या जानूं, आप तो शायद बहुत पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, सिर्फ एमए फिलॉसफी में करने के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने लगा। अब सोचिए, कहाँ फिलॉसफी और कहाँ इंजीनियरिंग, न घर का न घाट का। नौकरी मिली तो वो भी सुपरवाइजर की। अरे टाइम हो गया फैक्ट्री का, मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। जरूर आइएगा। जी हाँ जरूर। मैं कल इंतजार करूंगा सुधीर। अच्छा राजेश। अच्छा माँ जी। सुधा, भाई मेरी टाई कहाँ रखी है? उफ, इस घर में तो कोई चीज ठिकाने मिलती नहीं। उधर इंटरव्यू का टाइम निकल गया तो। सुधा, ओहो सुधा, अरे बहरी हो गई है क्या? क्या हुआ? हुआ मेरा सर, घंटे भर से चिल्ला रहा हूँ कि मेरी टाई कहाँ है। और वो क्या रखा है रैक पे? अरे हाँ, जल्दी में इधर तो देखा ही नहीं। और अरे बंद जाओ भाई। देख, ठीक बंद गई सुधा। सुधा, अरे सुधा क्या हुआ? अब क्या चाहिए? सुधा, क्या सोच रही है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। कोई बात है जरूर। राजेश, ये सुधीर बाबू को तो कब से जानता है? सुधीर बाबू को? कोई हफ्ते भर से। लेकिन क्यों? ऐसे ही, अच्छे आदमी हैं। हाँ, आदमी तो कमाल के हैं। अब देखना, मैं एकदम अनजान था, फिर भी पर तू सुधीर बाबू के बारे में सोच रही थी? नहीं तो मैं तो। सुधा, मुझसे छुपाती है? राजेश, ये सब ये बेकार के सपने। सुधा, मेरा मतलब है इस सब का कोई फायदा नहीं। फिर भी ऐसा क्यों सोचती है सुधा? किसी को चाहने लगना कोई पाप तो नहीं? और इतने दुख सहकर तूने मुझे पढ़ाया लिखाया। आज अगर मैं कमाने लग जाऊं तो सुधीर बाबू क्या, सारी दुनिया के सुख तेरे कदमों पर लाकर डाल दूं। भैया, मेरी करोड़ों आशीषें, तेरी तमन्नाएं जरूर पूरी होंगी। अरे 10 बज गए। अच्छा मैं चलूं, हैं? वरना इंटरव्यू का टाइम निकल जाएगा। अच्छा सुधीर, मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचने लगी हूं? कहाँ मैं, कहाँ तुम?
फिर भी परिवार का पेट भरने की भागदौड़ में कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा। और तुम भी तो कुछ सोचते होगे। काहे बनो जी अनजान जादूदार के, काहे बनो जी अनजान जादूदार के। जागूं मैं सारी सारी रात जिया हार के, जागूं मैं सारी सारी रात जिया हार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के। कोई तो बताए मुझे किसका कसूर है, किसका कसूर है। अखियाँ दीवानी मेरा दिल मजबूर है, दिल मजबूर है। कैसे सहूँ मैं ये सलोने दुख प्यार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के, काहे बनो जी अनजान जादूदार के। जागूं मैं सारी सारी रात जिया हार के, जागूं मैं सारी सारी रात जिया हार के। सपनों में आके मिले नए नए भेष में, नए नए भेष में। नदियाँ किनारे कभी तारों के देश में, तारों के देश में। छल छल जावे ये मिलन उस पार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के, काहे बनो जी अनजान जादूदार के। जागूं मैं सारी सारी रात जिया हार के, जागूं मैं सारी सारी रात जिया हार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के। वाह वाह, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। रहने दीजिए, बनाते हैं आप। चलो मान लिया बनाते हैं। राजेश कहाँ है? किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया है। अच्छा, और माँ जी? वो बाजार गई हैं, आती होंगी। आप बैठिए। सुधा, कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ? कहो ना। सुधा, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ सोचने लगी हो। बताओ क्या सोचती हो? अपने मन से पूछ लो। नहीं सुधा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन। रुक क्यों गए? मेरे मन में कुछ और है सुधा, जो शायद तुम्हारे मन में नहीं है। इसलिए पहले तुम कहो। सुधीर, मैं। लो, माँ आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, कहो कैसी हो? ठीक हूँ माँ जी। एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अच्छा? 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ माँ जी। सरकार टेक्निकल स्टडीज के लिए मुझे भेज रही है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है बेटा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे सुखी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। ठहर, मैं अभी आती हूँ, तेरे लिए चाय बना लाऊं। सुधीर, तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ सुधा, सचमुच। कल सुबह के प्लेन से जाना है मुझे। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अरे, ट्रांजिस्टर? हाँ, ये बोलता भी है। बताऊं कैसे? कैसे?
ऐसे। पथ भूला एक आया मुसाफिर, लेके मेरा मन दूर चला। बिखरे सपने रह गई यादें, रात से पहले चांद ढला। पथ भूला। कोई न समझे, कोई न जाने, दिल की लगी है क्या। लाख छुपाए छुप न सके, प्रेम का रोग भरा। पथ भूला। दिल कहता है रोक ले उसको, उस दिन कौन तेरा। लेकिन किसकी दूं मैं दुहाई, क्या अधिकार मेरा। पथ भूला एक आया मुसाफिर, लेके मेरा मन दूर चला। पथ भूला। उसके आगे इन अखियों ने दुख तो बार कहा, पर वो नादान कुछ भी न समझा। हाय रे भाग मेरा। पथ भूला एक आया मुसाफिर, लेके मेरा मन दूर चला। बिखरे सपने रह गई यादें, रात से पहले। अरे ये क्या सुधा, तुम रो रही हो? पगली कहीं की। श्श्श, माँ आ रही है। सुधीर बेटा, राजेश भी आज एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में गया है। सुधा ने बताया था माँ जी। बड़ी अच्छी नौकरी है बेटा, मिल जाए तो सारे दुख दूर हो जाए। मिल जाएगी माँ जी, जरूर मिल जाएगी। माँ, कई दिनों से घर में पड़े पड़े ऊब गई हूँ, कहो तो जरा घूम आऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि तो थोड़ा चले फिरे तो शरीर में ताकत आए। हैं? ये ट्रांजिस्टर किसका है? इनका है माँ, मेरे लिए लाए हैं। तेरे लिए? नहीं सुधीर, इतनी कीमती चीज का ये क्या करेगी? इसे ले जाओ बेटा। माँ जी, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? राजेश कोई चीज सुधा को लाकर देता तो। वो बात नहीं है सुधीर। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा माँ। ये ट्रांजिस्टर तो मैं यूं ही उठा लाया था। मैं तो अपना सारा सामान तुम्हारे मत्थे मढ़कर जाऊंगा। 2 साल तक उसकी रखवाली तुम्हें करनी ही पड़ेगी। रखवाली की मजदूरी देगा? मजदूरी? अगर माँ अपने बेटे से मजदूरी ले सकती है तो मांगिए। क्या मांगती हैं? बहुत ज्यादा है, सोच ले। सोच लिया है। जितने दिन बाहर रहे, कम से कम महीने में 1 चिट्ठी। बस मंजूर है। आओ सुधा, तुम्हें घुमा लाऊं। जाऊं माँ? हाँ हाँ, चली जाना, इसमें पूछना क्या है।
खामोश क्यों हो सुधा? नहीं तो कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी, अपने बारे में, मेरे बारे में, मौसम के बारे में, झील के पानी और पानी की लहरों के बारे में। झील की सतह मुझे कांच की लगा करती है सुधीर। अच्छा? हाँ, लेकिन इसके टूटने का अंदाज कांच से अलग होता है। कांच पर पत्थर मारो तो किरचें बिखर जाती हैं। झील के सीने पर पत्थर मारो तो झील का टूटा हुआ दिल गोल गोल लहरों की शक्ल में दूर दूर के किनारे छूने चल पड़ता है। बड़ी अच्छी कविता कर लेती हो। कविता नहीं, इंसानी रिश्तों के बारे में सोचती हूँ तो मन इसी तरह भटक जाता है। तुम इंसानी रिश्तों को कांच के रिश्ते समझती हो? हाँ सुधीर। पागल हो। रिश्ते और दिल में होती है झील की सी गहराई। पत्थर मारो तो पत्थर डूब जाता है, पानी की सतह नहीं टूटती। घुमा फिरा कर बात मत करो सुधीर। तुम विदेश जा रहे हो, वहां एक नई दुनिया तुम्हें मिलेगी। न जाने कितनी लड़कियों से तुम्हारा परिचय होगा। तो तब तुम्हें एक उदास और बीमार लड़की कैसे याद रहेगी? पागल लड़की। उदास रहने वाले कभी तो हंसते हैं, बीमार होने वाले कभी तो अच्छे होते हैं। सुधा, लड़कियां न जाने कितनी मिलेंगी, लेकिन जरा जरा सी बात को इतनी गहराई से महसूस करने वाली ये लड़की कहां मिलेगी, जो झील के किनारे बैठकर मेरे अपने विचारों को कविता बनाकर सुना दे। सुधीर। हाँ सुधा, इस धरती पर कहीं भी मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कहां मिलेगी। सुधीर। तुमने मुझे बचा लिया सुधा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना इतना अकेला था मैं कि शायद सन्यासी हो जाता। तुमने मेरे सपनों में रंग भर दिए, मेरे दिल में उमंग। चुप हो जाओ सुधीर, मुझे विश्वास कर लेने दो कि ये सपना नहीं है। सुधा, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। कांच का रिश्ता। अभी आप सुन रहे थे रमेश उपाध्याय की लिखी ये गीतों भरी कहानी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे
ओम शर्मा, कुमारी पुष्पा बूटा, लोकेंद्र शर्मा और अशोक मल्होत्रा। सूत्रधार सत्येंद्र शरत और निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। अब आज की गीतों भरी कहानी बस यहीं तक।